Yeah, good evening, everyone. We are doing videography for class 7 today. Topic is respiration, right? Of class 7, that's a chapter of biology. So, I want you to pay your attention. We have already made videos till this point. Now, we will talk that what makes us breathe. ऐसा कौन सा रीजन है बेटा जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, राइट? किसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं? ध्यान दीजिए। हमने ये देखा था कि अगर हम अपनी चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो हमारी चेस्ट राइज करती है जब भी हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से होती है जो हमारी रिब्स और हमारे डायफ्राग्राम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनहेलेशन के दौरान जब भी हम अंदर सांस लेते हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। दो चीजें सेम टाइम पे होती हैं। जो हमारे रिब्स हैं वो अपवर्ड और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पुश किए जाते हैं, और जो डायफ्राग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। यही जो अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट है रिब्स का बेटा, एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम, ये इंक्रीज करता है जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस है उसको इंक्रीज करता है, और चेस्ट कैविटी जो है वो लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स में रश करती है और लंग्स में एयर भर जाती है। ठीक है, अभी हम आपको एक फिगर की हेल्प से भी ये बताएंगे। और एक्सलेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब हमारी इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और दो चीजें एक साथ होती हैं, राइट? इसके बाद क्लास, ये दो चीजें कौन सी हैं जो एक साथ होती हैं, मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए। जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं इस बार और अंदर की तरफ होती है, जबकि प्रीवियस केस में क्या था, अपवर्ड मूव कर रही थी और आउटवर्ड थी। ठीक है, पर इसमें इनवर्ड होंगी। जो डायफ्राग्राम है वो रिलैक्स करता है और फर्दर मूव करता है अपवर्ड, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। ये डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट जो है रिब्स का और जो अपवर्ड मूवमेंट है डायफ्राग्राम का, ये डिक्रीज करता है विद द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं कि डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड मूव कर रहा है इनहेलेशन के दौरान, और रिब्स जो हैं अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रही हैं। इनहेलेशन मतलब अंदर सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, और इनहेलेशन में एयर अंदर हम लेते हैं और एक्सहेलेशन में एयर को हम बाहर लेते हैं। ठीक है ना? तो उस केस में जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं और इनवर्ड मूव करती हैं, और जो डायफ्राग्राम है वो रिलैक्स करता है और मूव करता है अपवर्ड। तो ये दोनों डायग्राम बना के आप आराम से ये चीजें समझ सकते हैं। जो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट है रिब्स का और जो अपवर्ड मूवमेंट्स है डायफ्राग्राम का, वो डिक्रीज करता है जो स्पेस होता है चेस्ट कैविटी के अंदर। कहने का मतलब है चेस्ट कैविटी जो है वो स्मॉल हो जाती है और एयर फटाफट लंग्स में रश करती है। ये लंग्स फर्दर एम्प्टी हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम डिफरेंस समझेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर की। इनहेलेशन, सांस अंदर लेने के दौरान जो एयर रिच है ऑक्सीजन में वो लंग्स में फ्लो करती है, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान जो एयर रिच है CO2 में वो लंग्स से बाहर मूव करती है। आपको पता है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। रिब्स के मूवमेंट की बात करूं तो इनहेलेशन के दौरान जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ, जो ऊपर की तरफ और आउटवर्ड मूव करते हैं, और एक्सहेलेशन के दौरान जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करते हैं। डायफ्राग्राम के मूवमेंट की बात करूं तो इनहेलेशन के दौरान जो डायफ्राग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान जो डायफ्राग्राम है वो रिलैक्स करता है और अपवर्ड मूव करता है। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी की बात करें तो इनहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, और एक्सहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है। लंग्स की बात करें तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं इनहेलेशन के दौरान और उनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनका वॉल्यूम जो है फर्दर वो डिक्रीज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्लास जो आपको पता होनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि क्या होगा कि अगर हम ब्रीद आउट करेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ सांस लेंगे। इन्हें हम कुछ सिंपल एक्टिविटी से समझ सकते हैं। सामने एक्टिविटी नंबर 3 है जिसमें सेटअप आप देख सकते हैं। आपको इसमें एक क्लीन ग्लास चाहिए या प्लास्टिक बॉटल चाहिए, और उसके लिड में कुछ ऐसे होल कर लेना जैसे सामने हुआ पड़ा है, और उसके बॉटल को आप फिक्स कर लीजिएगा, और कुछ ताज़ा बना हुआ नींबू पानी उसमें डाल दीजिए। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ डालिए जैसे ये बच्चा कर रहा है, राइट, एज द स्टूडेंट इज डूइंग। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड डालिए, कुछ इस तरीके से डालिए कि वो डिप कर जाए लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। एक्सेल एयर में आप देख सकते हैं, राइट, CO2 क्योंकि प्रोड्यूस हो रही है, और CO2 क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये सबसे इजी एक्टिविटी है समझने के लिए। अब आपको करना क्या है, ब्लो करना है जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो जो लाइम वाटर था, जो नींबू पानी था, प्लास्टिक बॉटल, वो मिल्की वाइट हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो एक्सेल एयर है, जो CO2 कंटेन करती है, क्योंकि CO2 जो है वही लाइम वाटर को मिल्की करती है। एक्टिविटी नंबर 4 से हम इसे समझेंगे कि अगर आप, जैसे ये तो आपने बहुत बार किया होगा, अगर कोई मान लो ग्लास या मिरर है, उस पर अगर आप एक्सेल करेंगे तो क्लीन मिरर जो है क्लाउडी हो जाता है, राइट, और आप उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। उसका ये मतलब इस एक्टिविटी से मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि हमारी एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें भी वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर कंडेंस होके, ठंडे होके क्या बनाता है, मिरर सरफेस पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए क्लास, ठीक है। इसके बाद क्लास, तो इसके बाद जो हमने ये सीखा कि जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या CO2 या वाटर वेपर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं गिवन टेबल में, वो आप परसेंटेज ऑफ गैसेस समझ सकते हैं कि क्या इनहेल और क्या एक्सेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन हम 21% इनहेल करते हैं और 16.4% एक्सेल करते हैं। CO2 हम 0.04% इनहेल करते हैं और 4.4% एक्सेल करते हैं। वाटर वेपर की बात करें तो इनहेल एयर में वाटर वेपर जो है वो काफ़ी कम है, जबकि एक्सेल एयर में काफ़ी ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम स्नीज क्यों करते हैं, छींक क्यों मारते हैं। देखिए, हमारे आसपास जो एयर है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन एक्सेट्रा। जब भी हम इनहेल करेंगे एयर को, तो ये जो अनवांटेड पार्टिकल जो प्रेजेंट है एयर में, ये यूजली ट्रैप अप होके रह जाते हैं, ठीक है, हमारे जो नेसल कैविटी में हेयर्स हैं उनमें ट्रैप अप होके रह जाते हैं। जबकि कई बार ये जो पार्टिकल होते हैं ये पास कर जाते हैं हेयर में से नेसल कैविटी में, तो ये इरिटेशन कॉज करते हैं नेसल कैविटी की लाइनिंग में, जिसकी वजह से हम छींक मारते हैं या स्नीज करते हैं। स्नीक एक्सपेल दीज अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स, ये जो अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको स्नीजिंग के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं इनहेल एयर में से, ताकि जो ये इनहेल एयर है वो एक डस्ट फ्री क्लीन एयर हो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करे। और याद रखना, छींक मारते समय आप कभी अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते, ट्राई करके देख लेना, ठीक है, ट्राई करके देख लेना, ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है, राइट। अब ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है कंबशन और रेस्पिरेशन में। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एनर्जी रिलीज होती है एक सिंगल स्टेप में कंबशन में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी स्टेप्स में रिलीज होती है और स्टोर हो जाती है केमिकल मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें ATP कहते हैं। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। ये यूज किए जा सकते हैं जब भी इनकी जरूरत हो। टेम्परेचर की बात करें तो कंबशन जो है अधिकतर हाई टेम्परेचर पर होता है और रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर पर होता है। प्लेस की बात करूं तो कंबशन कहीं भी हो सकता है बेटा, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन जो है सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है। रेट की बात करें तो कंबशन एक फास्ट प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग की और सेलुलर रेस्पिरेशन की, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर प्रोसेस की बात करें कि ब्रीदिंग क्या होता है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 के बीच में, ठीक है ना, और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड जो है ब्रेक डाउन कर जाता है। एनर्जी की बात करें तो ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। अकरेंस की बात करें तो अकर करता है आउटसाइड द सेल ब्रीदिंग, और जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होता है।
एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम जो हैं इन्वॉल्व नहीं होते हैं ब्रीदिंग में, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में होते हैं। तो क्लास अब ये आपको पढ़ा दिया, होमवर्क में आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।